हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अगस्त्य क्लासेस में। मैं शालू रानी। आज हम लाइट करेंगे प्रकाश। उससे पहले हमने ऊष्मा और ताप को पूरा कंप्लीट कर लिया था, तो आज इसको देखते हैं, लाइट प्रकाश। इसमें ये जो टॉपिक दिया हुआ है, इसमें प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन वगैरह ये सब दिए हुए हैं, लेकिन उससे पहले हमें इसको समझना पड़ेगा कि प्रकाश क्या होता है, लाइट। इसको समझ लेंगे, फिर आगे के टॉपिक करेंगे। इसमें जो हेडिंग दिए हुए हैं इसमें टॉपिक में, तो लाइट का उसमें सीधा नहीं दिया हुआ, उसमें प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, लेंस ये सब दिए हुए हैं। तो पहले प्रकाश को समझ लेते हैं, आगे फिर बाद में करेंगे। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश वह है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं सीधी भाषा में कि प्रकाश वह है जो किसी वस्तु को देखने योग्य बनाता है। देखने योग्य कैसे बनेगा? जैसे ये बोर्ड है, ये हमें बोर्ड इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इस पे प्रकाश, लाइट पड़ रही है। लाइट कहाँ से आ रही है? लाइट जो लगी हुई है रूम में उससे। तो ये बोर्ड हमें इसलिए ही दिखाई दे रहा है क्योंकि इसके ऊपर लाइट पड़ रही है। अगर इसके ऊपर लाइट नहीं पड़ेगी तो ये हमें दिखाई नहीं देगा। तो ये हमें प्रकाश की सहायता से दिख रहा है। तो प्रकाश किसी भी वस्तु को देखने योग्य बनाते हैं। आसान भाषा में हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं। और अगर साइंटिफिक भाषा में बोलेंगे तो इसमें कुछ ऐसे बोलेंगे कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय मतलब उसमें विद्युत और चुंबक दोनों वाले गुण होते हैं। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इसमें यहां लिख सकते हैं हम प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों में जैसे किसी के चोट लग जाती है, उसकी हड्डी में फ्रैक्चर आ जाए या कोई हड्डी टूट जाए, तो उसका एक्सरे होता है। जो एक्सरे में तरंगे यूज होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम विद्युत चुंबकीय तरंग के। विद्युत चुंबकीय तरंग, इसमें क्या आएगा? एक्सरे, गामा रे, और जो माइक्रोवेव होता है, माइक्रोवेव जिसमें खाना पकाते हैं, उसमें भी जो तरंगे यूज हो रही है वो भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। माइक्रोवेव, और जो रिमोट यूज करते हैं हम, एसी का रिमोट रहता है या फिर टीवी का रिमोट रहता है, उस रिमोट में से जो तरंगे निकलती हैं और टीवी में या एसी में जाती है, वो भी विद्युत चुंबकीय तरंगे रहती है। तो रिमोट में ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग के उदाहरण है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी होती है? प्रकाश। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण है। इसको भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, प्रकाश को। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे एक, जैसे कोई भी तरंगे रहती है, सबका अलग अलग तरंग दैर्ध्य होता है। तो एक पर्टिकुलर तरंग दैर्ध्य में जो आती है वे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती है। जैसे ये जो प्रकाश है, इसकी तरंग दैर्ध्य 3500 से 7500 एंगस्ट्रॉम होती है। इसके बीच में जो भी तरंगे आती है वो सब विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाएंगी, जिनकी तरंग दैर्ध्य 3500 से 7500 के बीच में आएगी। तो ये तरंग दैर्ध्य होती है। अब यहाँ पे ये आया है, इसका मात्रक एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। तो एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर।
1 एंगस्ट्रम 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है। तो इससे फिर इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम कितने मीटर में आएगी। तो ये तरंग दैर्ध्य हो गया। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है और इनका तरंग दैर्ध्य 3500 से 7500 के बीच में होता है। और इसमें एक पॉइंट है, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे रहती है इनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे सूर्य होता है, सूर्य से जो हमारे पास किरणें आ रही है, अर्थ पे जो किरणें आ रही हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, लेकिन उसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, वो बिना माध्यम के ही हमारी अर्थ तक आ रही है। जैसे ये सन है यहाँ पे और ये इधर अर्थ है, इनसे जो तरंगे आ रही हैं इसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे सूर्य से और पृथ्वी के बीच में निर्वात होता है, तो निर्वात में ये तरंगे हमारे तक आ रही है। इसका मतलब किसी भी इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं है, कोई भी माध्यम नहीं चाहिए इसको आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सूर्य से और पृथ्वी के बीच में निर्वात होता है। तो हम लिख सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। विद्युत चुंबकीय तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। विद्युत चुंबकीय तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे ये निर्वात में आ रही है, यहाँ से सूर्य से और अर्थ तक निर्वात है, तो निर्वात में ये सूर्य का प्रकाश अर्थ तक आ रहा है, इसका मतलब इसको किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो किरणें आती है यहाँ से जो प्रकाश आ रहा है, इसका जो वेग है वो माध्यम पे डिपेंड करता है कि माध्यम किस तरह का है, कहाँ पे वो जा रहा है। जैसे ठोस में इसका वेग अलग होगा, द्रव में अलग होगा, गैस में अलग होगा। जैसे ये ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों में ही इसका वेग अलग अलग होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, परंतु इनका वेग माध्यम पर निर्भर करता है। परंतु इनका वेग माध्यम पर निर्भर करेगा, जिस तरह का माध्यम है उसी तरह का उसके अकॉर्डिंग ही इसका वेग होगा। जैसे ठोस वस्तुएं जो रहती हैं उसमें वेग बहुत कम होगा, क्योंकि ठोस वस्तु के कारण पास पास होते हैं और उनका बॉन्ड भी मजबूत होता है, तो उसमें वेग कम होगा। और द्रव और गैस में थोड़ा ठोस से ज्यादा होगा। एक पॉइंट और लिख सकते हैं इसमें, निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। जैसे हमारे पास 3 माध्यम है, ठोस, द्रव, गैस और एक निर्वात है। इनके जो कण है वो पास पास रहते हैं और निर्वात में कुछ भी नहीं होता, वहां पे
तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें बीच में कोई अवरोध नहीं आ रहा, तो वहां से सीधा प्रकाश आराम से निकल जाएगा। लेकिन इनमें कण होने के कारण अवरोध आ जाता है बीच में, तो इनमें अवरोध आ रहा है, इसलिए इनमें प्रकाश की चाल कम होगी और निर्वात में सबसे ज्यादा होती है। निर्वात में कितनी होती है? 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर इसको खोल के लिखे तो कैसे लिखेंगे? 3, ये 10⁸ है तो यहाँ 8 जीरो लगेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब इतने मीटर 1 सेकंड में चलता है प्रकाश निर्वात में। ये कितना है? काई धाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 30 करोड़ मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में प्रकाश 30 करोड़ मीटर चल रहा है निर्वात में। तो ये निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, क्योंकि उसमें कोई भी अवरोध नहीं आता बीच में, प्रकाश सीधा निकल जाता है आराम से। तो सूर्य से जो हमारे पास प्रकाश आ रहा है वो 30 करोड़ मीटर पर सेकंड के वेग से हमारे पास आ रहा है। 30 करोड़ मीटर पर सेकंड उसका वेग है, जो सूर्य से प्रकाश अर्थ पे आ रहा है, हमारे पास जो आ रहा है। एक और पॉइंट है इसमें, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में गति करता है। इसका एक एक्सपेरिमेंट था, जैसे हमने यहाँ एक कैंडल ली और उसको जलाया, और इसके सामने 3 कार्डबोर्ड रखे हमने। इस मोमबत्ती के सामने ये हमने 3 कार्डबोर्ड रखे और तीनों में छेद किए, पर जो छेद किए हमने वो बिल्कुल एक लाइन में होने चाहिए, एक सीध में। जैसे ये लाइट आ रही है बिल्कुल इसके सामने, और एक सीधे रेखा में होनी चाहिए, बिल्कुल एक सीधी रेखा में। फिर हम इसको अगर इधर से देखते हैं, यहां से हम इन छेद में से इसको देखते हैं प्रकाश को, तो हमें ये प्रकाश आराम से दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चल रहा है। ये इससे प्रूव हो जाता है, सीधी रेखा में गति करता है, क्योंकि वो यहाँ से निकल रहा है और सीधा इन छेदों में से होते हुए इधर की तरफ जा रहा है, तो हमें यहाँ से प्रकाश दिखाई देगा, हम इधर से देखेंगे। तो इससे ये प्रूव हो रहा है कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। ये प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। अब एक नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश के मार्ग को किरण कहते हैं। प्रकाश के मार्ग को किरण कहते हैं। किरण कैसे कहते हैं? जैसे ये सूर्य है, यहाँ से जो हमारा प्रकाश जा रहा है वो अर्थ पे, इससे जो ये प्रकाश आ रहा है यहाँ अर्थ पे, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि प्रकाश की किरणें आ रही है। प्रकाश की किरणें मतलब प्रकाश का जो रास्ता है उसको हम किरण कह रहे हैं। प्रकाश जिस रास्ते से आ रहा है उसको किरण कह रहे हैं। और जब बहुत सारी किरणें एक साथ मिल जाती है तो उसको किरण पुंज कहेंगे। जैसे एक किरण आ रही है सीधी, तो ये किरण होगी, क्योंकि ये प्रकाश का रास्ता है, इसको हम किरण बोल रहे हैं। और जब बहुत सारी किरणें मिल जाती हैं एक साथ तो इसको किरण पुंज बोलेंगे, किरण पुंज। तो नेक्स्ट यहां लिखेंगे हम,
किरणों के लाइट चली गई थी बीच में, इसको देखते हैं आगे। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जब बहुत सारी किरण एक साथ आती हैं तो उसको किरण पुंज कहेंगे। एक और कंडीशन होती है इसमें, जैसे हमारे पास दो माध्यम है, एक अलग और दूसरा अलग। माध्यम फर्स्ट, माध्यम सेकंड। एक माध्यम इधर है, एक इधर, और इसको जो बीच में से अलग कर रही है ये रेखा। एक इधर माध्यम रखा, एक इधर, ये रेखा उन दोनों को बीच में से अलग कर रही है। अब हम जैसे ही इधर से एक प्रकाश की किरण इस पे डालते हैं, यहां से जहां से ये अलग हो रहा है यहां तक आएगी वो पहले। यहां से हमने किरण आई इधर से एक इधर, वो यहाँ पे आई। अब यहाँ पे आने के बाद इसमें तीन कंडीशन होगी, या तो वो यहाँ से टकरा के वापस चली जाएगी, या फिर इधर से आके वो इधर चली जाएगी दूसरी तरफ, या फिर यहीं आके वो यहीं पे अवशोषित कर ली जाएगी। इसके द्वारा ये जो इसको अलग कर रहा है ये पृष्ठ, इसके द्वारा वो अवशोषित कर ली जाएगी। तो ये तीनों कंडीशन होगी इसमें। एक तो यहाँ से टकरा के वो वापस आएगी इधर, दूसरा ये यहाँ से जा रही है तो ये इधर निकल जाएगी। ये थोड़ा सा जिस रेखा में ये आती है उसमें ही इधर नहीं निकलती, वो थोड़ा सा झुक जाती है नीचे। तो दूसरी कंडीशन ये होगी, और तीसरी ये इसके द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी। तो ये तीन कंडीशन है, इनको तीनों को हम अलग अलग तरह से बोलते हैं। जैसे ये यहाँ से टकराई और इधर आ गई वापस, तो इसको हम परावर्तन बोलेंगे। ये यहाँ से टकराई और वापस आ गई, इसको परावर्तन बोलते हैं। जैसे हम कोई भी चीज देख रहे हैं तो वो लाइट उस चीज से टकरा के हमारी आंख पे आती है, तभी हमें वो चीज दिखाई देती है। मतलब किसी भी चीज को देखना ही है परावर्तन का एग्जाम्पल है। और जैसे एक लेजर लाइट आती थी पहले, अब भी आती होगी, अगर हम उसको कहीं भी किसी भी पृष्ठ पे डालते थे, उसको चला के कहीं डालते थे तो वो टकरा के उससे वापस आती थी, तो वो भी परावर्तन का ये एग्जाम्पल था। दूसरा, ये इधर गई, इसको फिर ये इधर से निकल गई। इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे हम एक कांच लेते हैं जिसके पीछे पॉलिश ना हो रही हो। जैसे जिस पे पॉलिश हो ही रहती है उसमें तो हमें अपना फेस दिखाई देता है, लेकिन जिस पे पॉलिश नहीं हुई रहती तो उसमें से हमें आर पार दिखाई देता है। तो वो कैसे दिखता है, कोई भी किरण आती है पहले उस कांच पे टकराती है, फिर वो हमारी आंख से टकराती है, तो उसको हम इसी तरह से समझ सकते हैं। जैसे ये कांच से समझ लेते हैं, वो किरण आई, इस कांच से टकराई और फिर आगे निकल गई सीधी, उस कांच से निकल के तभी हमारी आंख के पास आ रही है। तो यहाँ से आई, इस पे टकराई कांच पे और सीधी निकल गई, तो इसको हम अपवर्तन बोलते हैं। अपवर्तन। और ये जो यहाँ पे आके ये अवशोषित हो रही है, इसको अवशोषित ही बोलेंगे, अवशोषित। तो इसमें तीन कंडीशन होगी, परावर्तन, अपवर्तन और अवशोषित। अब इसको यहाँ लिख लेते हैं और इसके एग्जाम्पल लिख लेंगे। इसमें तीन कंडीशन होगी, परावर्तन, अपवर्तन, अवशोषण।
इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं, इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे आगे, अभी थोड़ा सा ऐसे समझाया। परावर्तन में लेजर लाइट, अपवर्तन में चश्मा लगाकर देखना, और अवशोषण में जो प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक अवशोषण की क्रिया है, क्योंकि उसमें हरित लवक होता है क्लोरोप्लास्ट, वो प्रकाश किरणों को अवशोषित करता है तभी वो भोजन बनाता है। तो अवशोषण में प्रकाश संश्लेषण आ जाएगा। तो ये 3 क्रियाएं होती है कि 2 माध्यम में, अगर हमारे पास 2 माध्यम है तो उसमें या तो किरण टकरा के वापस आ जाएगी, या एक माध्यम से निकल के दूसरे में चली जाएगी, या वहीं पे अवशोषित हो जाएगी। अवशोषण का एक एग्जाम्पल ये भी होता है, जैसे हम टॉर्च को जलाएं और उसको ऐसे उल्टी रख दें इसके ऊपर, कोई भी दीवार पे या किसी इस बोर्ड पे रखेंगे, तो क्या होगा, वो पूरी लाइट इस बोर्ड के द्वारा या दीवार के द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी, क्योंकि हमें दूसरी तरफ जाएंगे तो दिखाई तो देगी नहीं लाइट, इसका मतलब वो उस सरफेस के द्वारा अवशोषित हो रही है। तो ये तीनों थे, ये इनके कुछ एग्जाम्पल हैं एक एक। तो आज हमने क्या किया, प्रकाश किया। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इनका तरंगदैर्घ्य 3500 से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग के ये उदाहरण थे एक्सरे, गामा रे, माइक्रोवेव, रिमोट से निकलने वाली किरणें, और 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, परंतु इनका वेग माध्यम पर निर्भर करता है। ये सूर्य से जो किरणें आ रही है अर्थ पे, इसको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ये निर्वात में आ रही है, लेकिन इनका जो वेग होता है वो माध्यम पे डिपेंड करता है। अगर बीच में कोई माध्यम आ रहा तो इनका वेग कम हो जाता है। फिर निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। अगर निर्वात है तो उसमें प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। अगर इसको हम खोल के लिखे पूरा तो ये 30 करोड़ मीटर पर सेकंड आता है, मतलब 1 सेकंड में 30 करोड़ मीटर चलती है लाइट निर्वात में। प्रकाश सीधी रेखा में गति करती है, वो उसका एग्जाम्पल बताया था मैंने, मोमबत्ती जला के वो कार्डबोर्ड लगाए 3 छेद करके, तो वो तीनों में से दिखाई दे रहा था, क्योंकि छेद एक ही लाइन में सीधे थे, तो इसका मतलब हुआ कि प्रकाश भी एक लाइन में सीधा चलता है, सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश के मार्ग को किरण कहते हैं, जिस मार्ग से प्रकाश जाता है उसको हम किरण कहते हैं, और किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जब बहुत सारी किरण एक साथ मिल जाती है उसको हम किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज मतलब बीम। अब हमारे पास अगर 2 माध्यम है, एक इधर और बीच में एक पृष्ठ है जो इसको अलग कर रहा है, तो इसमें 3 कंडीशन होती है। अगर इससे प्रकाश निकालते हैं इनके बीच में से, एक तो यहाँ पे जाएगा और इस माध्यम से टकरा के वापस आ जाएगा, इसको परावर्तन बोलेंगे। एक फर्स्ट माध्यम से जाके दूसरे में चला जाएगा, इसको अपवर्तन बोलेंगे। दूसरा फर्स्ट माध्यम से उसमें ही अवशोषित हो जाएगा वो, तो ये थर्ड कंडीशन होगी। परावर्तन में लेजर लाइट इसका एग्जाम्पल है, उसको हम जब किसी भी सरफेस पे डालते हैं वो टकरा के वापस आती है, तो लेजर लाइट परावर्तन का एग्जाम्पल है। अपवर्तन में अगर हम चश्मा लगा के कोई भी चीज देख रहे हैं तो लाइट आ रही है, चश्मे के ग्लास से पार होके हमारी आंख की तरफ जाती है, तो उसको अपवर्तन बोलते हैं। अवशोषण, प्रकाश संश्लेषण अवशोषण का उदाहरण है। इसमें जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की जो लीफ होती है वो ग्रीन कलर की होती है, ग्रीन कलर उसमें क्लोरोफिल के कारण होता है। तो क्लोरोफिल के कारण ग्रीन कलर होता है, और वो क्लोरोफिल प्रकाश को अवशोषित कर लेता है भोजन बनाने के लिए, तो वहां प्रकाश का अवशोषण हो रहा है पूरी तरह से, तो ये अवशोषण का एग्जाम्पल है। तो आज की क्लास में इतना ही था, फिर आगे हम और इसके जो पॉइंट दिए हुए हैं मेन पॉइंट वो आगे पढ़े थे। ये तो बेसिक था थोड़ा प्रकाश का, ये इसको समझना हमें बहुत जरूरी था प्रकाश के बारे में, क्योंकि वो पूरा ही फिर चैप्टर प्रकाश के ऊपर ही डिपेंड करता है, उसके लिए हमें ये बेसिक समझ में आना बहुत जरूरी है।
तो आज की क्लास में इतना ही था। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले